बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट है। शो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इफ़ एंड ओनली ए एंड बी कम्यूट। ये जो फार्मूला है ये आपको पता है कि अलजबरे में तो ये वैलिड है। स्मॉल a प्लस बी इज़ इक्वल इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ ए बी जो हैं ये मैट्रिसेस हैं। ए बी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो आपको याद है कि अगर ए बी आप फाइंड कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी फाइंड हो सके, क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के लिए क्या शर्त होती है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है। इस वजह से हम इस रिज़ल्ट को एज इट इज़ नहीं लिख सकते, लेकिन अब वो उसने कहा कि ये रिज़ल्ट होल्ड कब करेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सिर्फ एक ही सूरत में होल्ड करेगा, अगर ए और बी कम्यूट करते हैं। ए बी कम्यूट से क्या मुराद है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए, इससे मुराद ये है। तो इफ़ एंड ओनली का मतलब है कि पहले हमने ये चीज़ लेके ए बी को कम्यूट साबित करना है और फिर ए बी को कम्यूट लेके इसको साबित करना है। इफ़ एंड ओनली का मतलब ये होता है एक चीज़ लेके दूसरी साबित करनी, फिर दूसरी चीज़ लेके पहली साबित करनी। तो सॉल्यूशन में आप ये लिखते हैं लेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया। अब ये जो है ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है, ए के साथ मल्टीप्लाई किस तरह होगी, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए, फिर ए बी के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस ए इंटू बी, और फिर बी ए के साथ प्लस बी इंटू ए, फिर बी के साथ माइनस बी इंटू बी। राइट हैंड साइड पे क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब मैट्रिक्स को आप ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मैट्रिक्स ए स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी और प्लस बी ए, यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हुआ, ये माइनस बी स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हुआ, आपके पास रह गया माइनस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर आप लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू ए बी। इससे क्या पता चला, ए एंड बी कम्यूट, यानी इनकी प्रोडक्ट जो है रिवर्स अगर आप उसका ऑर्डर कर दें तब भी सेम रही है, ए बी इज इक्वल टू बी है। अब जैसे मैंने बताया कि इफ़ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्सली भी सपोज करना पड़ेगा हमें। कन्वर्सली लेट ए एंड बी कम्यूट, अगर ये कम्यूट करते हैं तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल होगा, या बी ए इज इक्वल टू ए बी। इसको आप वही फिर अब काम करते हैं, साबित हमने फिर अब ये करना था ए प्लस बी। अब ये कंसिडर करते हैं हम ज़रा, तो कंसिडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, ए इंटू ए, वही काम आप कर रहे हैं, माइनस ए इंटू बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी। ये ए इंटू ए स्क्वेयर हो गया, ए बी की जगह मैं लिख दूं बी ए, और यहाँ भी बी ए माइनस बी स्क्वेयर, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि आपने वहाँ कहा है कि वो कम्यूट करते हैं, तो ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, कम्यूट करने की वजह से। तो आप देखते हैं कि माइनस बी ए और प्लस बी ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। इफ़ एंड ओनली पहली चीज़ लेके दूसरी साबित की है और दूसरी लेके पहली साबित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट है।
शो दैट इफ ए इज अ सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। ये ए सिमेट्रिक है तो ए की ट्रांसपोज लें तो ए आएगा, नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। नॉन सिंगुलर से क्या मरद होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी इनवर्स एग्जिस्ट करती है। हमने साबित क्या करना है? ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ए इनवर्स को सिमेट्रिक साबित करना। तो नॉन सिंगुलर क्या है कि उसने हमें बता दिया है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करती है। अगर हमें ये यकीन ना होता कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो फिर उसकी सिमेट्रिसिटी चेक करने का हमें पता ही नहीं था, कर ही नहीं सकते थे। लिहाजा इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी है, बताएं ज़रा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसको भी आपने, जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक साबित करना है, सिर्फ आपने उसकी ट्रांसपोज लेके देखनी है कि वो वापस आ रही है कि नहीं आ रही। तो ए इनवर्स को सिमेट्रिक साबित करने के लिए आपने इसकी ट्रांसपोज ली, एक रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। ए इनवर्स की ट्रांसपोज लें या ए ट्रांसपोज की इनवर्स लें, एक ही बात है। अब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आएगी। वजह क्या है कि ए सिमेट्रिक है, इसलिए ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगी। तो हुआ ये कि ए इनवर्स की ट्रांसपोज ली तो दोबारा ए इनवर्स आ गई। तो ए इनवर्स फिर क्या है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स 1 - 2 3 - 1 2 - 1 2 2 3 1 2 3। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के 2018 के BS मैथ स्टैट और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या आपको मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म का पता है वो क्या होती है? नहीं पता? फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में ये पढ़ा हुआ है। अब अगर नहीं याद तो अच्छी तरह ये समझना है, और वो स्टेप्स अच्छी तरह समझने हैं कि जो स्टेप्स यूज़ करके हम इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में लेके आएंगे। याद मैं ये करवा दूँ आपको कि ये फर्स्ट ईयर के 3rd चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है। दो टाइप्स होती थी मैट्रिसेस की, एशेलन फॉर्म और एक रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम करते हैं रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन जो हैं वो कितने किस्म के रो ऑपरेशन होते हैं? किसी भी रो को किसी भी रो से मल्टीप्लाई करा के किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो नई मैट्रिक्स बनती है वो पुरानी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती, बल्कि उसके रो इक्वलेंट बन जाती है। अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि कैसे। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो है 1 - 2 3 - 1 2 - 1 2 2 3 1 2 3। इसके ऊपर सिर्फ हमने रो ऑपरेशंस करने हैं। रो ऑपरेशंस मैंने बताए आपको क्या है? किसी रो को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, या फिर रोज़ को इंटरचेंज करना, या किसी नंबर को रो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ये 3 किस्म के रो ऑपरेशन हैं जी। हमने एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं, या रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी रोज़ हैं उन सब रोज़ में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। यानी ये अगर मैं फर्स्ट रो ये वाली कंसिडर करूं तो इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, इनसे मुझे गर्ज नहीं है। इस रो में सबसे पहला एलिमेंट ये आ रहा है और वो नॉन ज़ीरो है और वो 1 होना चाहिए, तो लकीली है। अगली रो में भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1, तो वो नहीं है। अगली में भी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये थी कि जो पहली रो आई है इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आया है, उसके बाद वाली जो रो आएगी वहाँ जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आएगा उससे पहले कम से कम एक ज़ीरो होना चाहिए। इस रो में पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, मैं इसकी मिसाल समझाता हूँ आपको। मैं उसको समझाने के लिए फर्स्ट करें, ये मैंने लिखी है एक मैट्रिक्स। पहली रो में पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है।
दूसरी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं था, चले फर्ज करें ये 1 है। अब पहली रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरो कोई नहीं है, दूसरी रो में कम से कम एक ज़ीरो होना चाहिए। जितने इस नॉन जीरो एलिमेंट से पहले ज़ीरो आ रहे हैं ना, उनसे एक ज़्यादा यहाँ आना चाहिए। इस फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, लेकिन उससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है। दूसरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 आ गया, तो चूंकि यहाँ इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं था, तो यहाँ एक ज़ीरो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये तीसरी रो जो है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो तो चले आ गया और ये ज़ीरो पे चले लिख लिया, लेकिन काम ख़राब है। इससे पहले वाली रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 था, उससे पहले एक ज़ीरो है। इस रो में कम से कम दो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये फिर ज़ीरो होना चाहिए, और फिर ये क्या होना चाहिए 1। समझ आ रही है? किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी 1, और उसके बाद वाली जो रो आएगी उसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पहले रो में जो 1 से पहले ज़ीरोज़ थे उनसे एक ज़्यादा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, क्या 1 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या ये एशेलन फॉर्म है? क्यों नहीं है? ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं है। सेकंड रो में क्या वजह है जिसकी वजह से ये नहीं आप कह रहे हैं? तो वो तो मैंने तो ये नहीं कहा कि 1 ज़रूर हो, मैं तो कह रहा हूँ कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। भाई अगर 1 नहीं है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी तो नहीं ना आया। क्या कह रहा था मैं? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट शुड बी 1। अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता तो 1 होना था, तो है ही नहीं, तो कंडीशन तो वायलेट नहीं की। अलबत्ता अगर मैं ये कह देता, यहाँ पे 3 लिख देता, फिर आप एतराज़ कर लेते। ठीक है, इसी तरह आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई एतराज़ तो तब आना है, नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तब एतराज़ आना है, वो तो आया ही नहीं, यहाँ भी नहीं आया, तो ये एशेलन फॉर्म है। चलें अब बनाते हैं इसको एशेलन फॉर्म। इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको पता चल रहा है कि ये 1 आ गया हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, और इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है, तो नीचे जो 1 आएगा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, उससे पहले कम से कम एक ज़ीरो होना ज़रूरी है। समझ आ गई? यानी इसका मतलब ये कि यहाँ आएगा नॉन जीरो एलिमेंट 1 और यहाँ ज़ीरो होना ज़रूरी है। फिर जब एक ज़ीरो यहाँ आ गया तो फिर नॉन जीरो एलिमेंट इसका यहाँ आएगा 1, और उससे पहले दो ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। ये बात समझ आ रही? तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, और इसके नीचे इसका तरीकाकार ही होता है कि इसके नीचे ज़ीरो बनाना होता है। इसके नीचे सारे ज़ीरो बनने हैं। अब इसके नीचे सारे ज़ीरो कैसे बनते हैं? दो ऑपरेशंस करने हैं, रो ऑपरेशंस। रो 1 रो 2 जो है, ये रो 2, अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ऑपरेशन क्या होगा? रो 2 माइनस 2 रो 1। ये याद रखें कि जिस रो को मल्टीप्लाई करा के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो चेंज नहीं होनी। आप कहीं फिजिकली रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई ना करा दीजिएगा। रो 1 ये लिखी हुई है ना, मैंने ऑपरेशन लिखा है माइनस 2 रो 1, तो फिजिकली 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराना इसको, ये अपने जेहन में रखना है। और जिसको मल्टीप्लाई करा के आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो खुद चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो रो 1 एज इट इज रहेगी, 1 माइनस 2 3 माइनस 1, ये चेंज नहीं होगी। जब रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 बन गया, मेरे जेन में बना हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई कराया नहीं है मैंने, वहाँ पे उसको चेंज नहीं किया, मेरे जेन में है कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 बन गया है, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -4 बन गया।
-1 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया तो +4 हो जाएगा। -1 + 4 क्या रह जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई कराया 2 से तो 6 हो गया। अब 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रह जाएगा -4। इसको मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ तो -2 हो गया, और उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 + 2 4। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई है? तो तुम कहते हो समझ आ गया लेकिन सर तुम इस तरह फेरते हो, इसका क्या मतलब है? आगे चलें, आगे चलें। आगे अब ये हो गया कि यहाँ भी 0 आना ज़रूरी है। वो कैसे होगा? हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए ऑपरेशन लिखते हैं। ऑपरेशन क्या होगा? R3 - 3R1। अब फिर देखें, R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराना है अपने माइंड में बस। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया 3 बन गया हुआ है, और इस 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, बन गया -6। 1 में से -6 सब्ट्रैक्ट किया तो वो +6 हो जाएगा। तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। यहाँ आपको गड़बड़ तो नहीं हुई? ये चेक करें ज़रा यहाँ पे कहीं पे, ये ऑपरेशन करके ये जवाब सही आया हुआ है। इस ये वाला -4 किस तरह आएगा? हमने ऑपरेशन क्या किया हुआ है? -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया ना, -2 बन गया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो प्लस हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा। इसमें से ये देखो ना, ये है 2, इसमें से ये करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ठीक है। इसी तरह जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया और इसमें से सब्ट्रैक्ट ये आपके पास बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है 6 और 2 - 6, और यहाँ पे 4। यहाँ पे गलती लग रही है, नहीं यहाँ पे भी ठीक है। -1 प्लस ये थोड़ा देखो -1 और -4, ये आपके पास 3 आ जाएगा, वो +4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कराया किसके साथ? 3 के साथ, वो बना -6। 1 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ऐड हो जाएगा। यही करेंगे ना, 1 - -6, ये क्या आ जाएगा 7। इसको फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 से कराया हुआ ना 9, तो 2 - 9 क्या हो जाएगा -7। फिर 3 से मल्टीप्लाई कराया और सब्ट्रैक्ट किया तो 3 + 3 यानी ये आ जाएगा 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -3 हो जाएगा। जब उसको 3 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली वो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने सक्सेसफुली इस 1 के नीचे 0 बना ली। इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? तो वो नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ 1 दो तरीके से बन सकता है, ये ज़रा समझने वाली बात है। ये जो 3 है यहाँ 1 दो तरीके से बन सकता है। आप सीधा सीधा 3 कॉमन ले लें। मैंने पहले ही कहा था आपको कि रो ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो मल्टीप्लाई करा के ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो हमने किया। एक पूरी रो को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर दूसरी रो में से, ये ऐड कर रो इंटरचेंज कर दें, वो अभी हमने नहीं की, ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और था, ये जो आप कह रहे हैं कि वो जो मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, पूरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो मैं 3 कॉमन लूँगा तो इसका मतलब होगा सेकंड रो को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। उससे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ -4/3 और यहाँ 4/3 हो जाएगा, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम 1 बनाना ना हमने। अच्छा मज़े की बात है, यहाँ 1 नहीं बनता तो यहाँ बना लें, फिर उसको रो को ऊपर नीचे कर लेंगे। यहाँ तो 1 नहीं बन रहा, यहाँ आसानी से बन रहा है। कैसे बोला? रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। रो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 बन जाएगा। 7 - 6 1। तो सबसे पहले अच्छा मैंने एक दूसरा बात करें, देखें कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इक्वल नहीं लिखा, सिंबल डाला ये वाला
इक्वलिटी इक्वलेंट का, ये रो इक्वलेंट है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है। रो ऑपरेशन करने के बाद नई मैट्रिक्स बनी। अब जो नया ऑपरेशन मैं चाह रहा हूँ वो क्या चाह रहा हूँ, R3 माइनस 2R2। इस ऑपरेशन में R1 का तो कोई जिक्र नहीं है, R1 तो चेंज नहीं होगी, वो तो वैसे ही रहेगी 1 माइनस 2 3 माइनस 1। और मैंने कहा कि जिस रो को हम मल्टीप्लाई करा के ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी चेंज नहीं होती, रो 2 भी चेंज नहीं होगी, वो रहेगी 0 3 माइनस 4 और 4। चेंज इसने होना है जिसमें से आपके जाके सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 करूँगा तो क्या आ जाएगा 1, ये तो वैसे ही रहना ना। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ -8 हो जाएगा, उस -8 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से तो +8 हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ 8, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -2। ठीक है शाबाश, यहाँ तक आपको पता चल गया। लाना मैंने 1 यहाँ पे था और वहाँ आ गया, तो रोज़ इंटरचेंज कर दें। रोज़ इंटरचेंज किस तरह करेंगे, ऑपरेशन क्या होगा, कौन कौन सी चेंज करनी है, रो 2 3, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी 1 माइनस 2, इनको इंटरचेंज करें 0 1 1 माइनस 2, 0 3 माइनस 4 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 आ चुका है। अब इसके नीचे ज़ीरो लाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इससे पहले एक ज़ीरो है, इससे पहले 2 ज़ीरो होने चाहिए, तो यहाँ ज़ीरो लाना चाहिए। तो हम चल कैसे रहे हैं, जहाँ 1 बनाना था वो पहले ही बना हुआ था, उसके नीचे 2 ज़ीरो बनाए, फिर यहाँ 1 बनाना है वो हमने बना लिया, इसके नीचे 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन होगा, शाबाश, रो 3 माइनस 3 रो 2, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, रो 1 ऐसी रहेगी, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, अच्छा रो 2 भी चेंज नहीं होनी है, 0 1 1 माइनस 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करूँ तो -7, 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10। शाबाश, ले जी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, अब यहाँ 1 लाना है। अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है -7 से डिवाइड किए बगैर, क्योंकि अगर आप फिर कोई रो ऑपरेशन करेंगे तो ये जो 0 आप बनाया हुआ है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आपने सिर्फ यही करना है, क्या करना है जी, -1/7 रो 3, रो 1 वैसी रहेगी 0 1 1 -2, 0 0 -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 -10/7। ये आ गई है एशिलन फॉर्म। हर रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। पहली रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, दूसरी रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, तीसरी रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है। और अगली क्या कंडीशन थी, इस नॉन ज़ीरो एलिमेंट से नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 से पहले जितने ज़ीरो थे उनसे एक ज़्यादा ज़ीरो इससे पहले है। इस 1 से पहले कोई ज़ीरो था ही नहीं और इस 1 से पहले एक ज़ीरो आ गया, और अब जितने ज़ीरो इस 1 से पहले हैं उससे एक ज़्यादा नीचे वाले से हैं। एक ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए। ये तो आ गई एशेलन फॉर्म, इसे हम रिड्यूस एशेलन फॉर्म नहीं कहते, इसे हम कहते हैं एशेलन फॉर्म। अब रिड्यूस एशेलन फॉर्म कैसे बनती है, जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स 1 हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उस कॉलम में उस 1 के अलावा सारे ज़ीरो होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये 1 है, इस कॉलम में तो बाकी सारे ज़ीरो हैं, इसके अलावा ये 1 है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, इस कॉलम में यहाँ तो ज़ीरो है लेकिन इसके ऊपर भी ज़ीरो बनाना है,
और फिर ये वाला जो कॉलम है इसके ऊपर दोनों ज़ीरो बनाने हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, पहले ये 1 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते हैं, फिर ये 1 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते हैं, और फिर इधर से वापस जाना है। अब आपने ये जो 1 है इसके ऊपर 0 बनाना है, यहाँ भी और यहाँ भी, फिर इस 1 के ऊपर 0 बनाना है। अब मैं रो ऑपरेशंस इकट्ठे लिखता हूँ इसके। यहाँ 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रो 3 माइनस 3 सॉरी रो 1 माइनस 3 रो 3, ये ज़रा आप समझना पड़ेगा आपको। इस रो 1 एक बात तो तय होगी कि चूँकि रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट किया जा रहा है, तो रो 3 खुद तब्दील नहीं होगी। उसको तो पहले लिख ही लें आप, 0 0 1 माइनस 10/7, इसको तो एज इट इज़ आप लिख लें। अब जब रो 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ, इसमें से सबट्रैक्ट करूँ तो 1 वैसे ही रहेगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो -2 में से सबट्रैक्ट करूँ तो -2 वैसे ही रहेगा। इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट करूँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ मसला बनना है, वो देखें कैसे बनना है। -1 पहले से मौजूद है ये वाला, इसको मैंने कराना 3 से मल्टीप्लाई, वो बन जाना है 30/7, और फिर जब मैंने इसे सबट्रैक्ट करना है तो वो ऐड हो जाना है। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो वो आया -30/7, जब मैंने उसमें से सबट्रैक्ट किया तो ऐड हो जाएगा। अब इसका एल्शियम लें तो क्या आता है, -7 -7 + 30 23, तो जो रिज़ल्ट आया यहाँ पे फिर क्या आया, 23/7। ठीक है, ये आप भी रबर करके कर लिया करें, वैसे ना करें। चलें, सक्सेसफुली ये जो 1 आया था इसके ऊपर हमने 0 कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ 0 करना है, वो कौन सा ऑपरेशन होगा, रो 2 माइनस रो 3, बस एज इट इज सबट्रैक्ट कर दो। इस 0 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 रहेगा, 1 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। -2, ये -2 था, ये -10/7 करते हैं, -2 + 10/7, ये -14 + 10/7 क्या आता है, -4/, तो यहाँ क्या आ गया, -4/7। दिस इज रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म। थैंक यू।